एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस या एसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम आते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जीके जीएस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले हम एसएससी सीजीएल के 7 प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस के 7 प्रैक्टिस सेट जो कर चुके हैं, ठीक है। और साथ में हम 14 जुलाई 2023 और 17 जुलाई 2023 के सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चनों की भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी संस्कृत। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। अशोक के सभी शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पंडित बिरजू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए करीना कपूर, ऑप्शन बी हेमा मालिनी, ऑप्शन सी रेखा, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को पंडित बिरजू महाराज पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये पंडित बिरजू महाराज ये कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है भारत में, ठीक है। और जो पंडित बिरजू महाराज पुरस्कार है ये जो कथक के कलाकार हैं, कौन? पंडित बिरजू महाराज, इनके सम्मान में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और दोस्तों कौन कौन से भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथक, ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महानदी, माही नदी नहीं, महानदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। दोस्तों जो महानदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है सिंघावा पहाड़ी, और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ से इसका क्या होता है? महानदी का उद्गम होता है और छत्तीसगढ़ से ये बहती है उड़ीसा में जाती है फिर, और उड़ीसा से फिर जाती है ये कहाँ पर? कटक में, ठीक है। और कटक से गिरती है ये फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये इसका बहने का रूट हो गया, ठीक है। और दोस्तों इस नदी में जो कोयला इस नदी में कोयला पाया जाता है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी की बात करूं तो इसकी सहायक नदी है तेल नदी, इब नदी और मांड नदी, ये क्या है? इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और दोस्तों माही नदी की बात करूं तो इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से जाती है राजस्थान में, राजस्थान से जाती है गुजरात में, और गुजरात से गिरती है फिर खंभात की खाड़ी में। ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो कौन सी गिरती है? माही नदी, ध्यान रखना। और सिंधु नदी की बात करूँ तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है क्या है? बोखरचू ग्लेशियर, और ये तिब्बत में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? तिब्बत में। और दोस्तों ये जो नदी है ये नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये नदी गिरती है अरब सागर में जाकर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 17 की बात करो तो अनुच्छेद 17 करता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं बलात्
बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है कौन? अनुच्छेद 23 पर प्रतिबंध। ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 26 क्या है? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया था? ऑप्शन है 1858, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1868। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1858 ईस्वी में जो भारत था अपना, ठीक है, वो सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गया था। दोस्तों 1857 में एक जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें जहाँ से भी क्रांति हुई थी, ठीक है, तो ब्रिटिशों ने क्या किया था? उन क्रांतिकारियों को दबा दिया गया था वहाँ जहाँ से क्रांति उठी थी। ठीक है, और उसके बाद में 1858 में संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? ऑप्शन है 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 16वीं, ऑप्शन डी 17वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17वीं सदी में गोल गुंबज बनवाया गया था। और पूछा जाए ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। और दोस्तों पूछा जाए किसने बनाया था, मतलब इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार का नाम था याकूत। ठीक है, याकूत वास्तुकार थे इसके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाक जल संधि भारत को निम्न में से किस देश से अलग करती है? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। ठीक है, और दोस्तों इसी पाक जल संधि पर राम सेतु के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, और राम सेतु की लंबाई कितनी है? तो लगभग 48 किलोमीटर की राम सेतु की लंबाई है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, एक द्वीप का नाम है कच्छा थीवु द्वीप। ठीक है, कच्छा थीवु द्वीप। ठीक, ये जो द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, और दोस्तों पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और बांग्लादेश और भारत के बीच में भी जो रेखा वो भी रेड क्लिफ है। बांग्लादेश एक्चुअल में 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था। ठीक है, पाकिस्तान का एक हिस्सा था। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था। और दोस्तों चीन और भारत को कौन सी रेखा अलग करती है, यानी सीमा निर्धारित करती है? तो ये करती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये मैकमोहन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, मैकमोहन रेखा। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान संशोधन का प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया था? तो भारतीय संविधान में और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और आयरलैंड की बात करें तो दोस्तों आयरलैंड से डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। और दोस्तों आयरलैंड ने भी ये डीपीएसपी इससे पहले स्पेन देश से लिए थे। स्पेन देश से लिए थे आयरलैंड ने भी इससे पहले जो है डीपीएसपी। ठीक है, और दोस्तों आयरलैंड से लिया गया क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? एक प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और दोस्तों जो समवर्ती सूची का प्रावधान है ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सूची का प्रावधान, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जर्मनी से क्या लिया गया है?
आपात उपबंध, जितने भी आपात उपबंध होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। और दोस्तों और क्या लिया गया है जर्मनी से? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में द हिंदू अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में कितने पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 पुरस्कार जीते हैं द हिंदू अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में। ठीक, कौन कौन से जीते हैं? तो पहला जीता है बेस्ट ऑफ शो, ठीक है। और दूसरा कौन सा जीता है? तो दूसरा जीता है बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, पेज, बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज, और इसमें से गोल्ड मिला, ठीक है। और तीसरा कौन सा पुरस्कार जीता है? तो तीसरा जीता है बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड, ठीक है। और इसमें इसे उस उत्कृष्टता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उत्कृष्टता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। दोस्तों द हिंदू एक अंग्रेजी पुरस्कार है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है, ठीक है। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है जो भारत में है, ठीक। और इसका जो प्रारंभ, द हिंदू अखबार जो है ये प्रारंभ हुआ था एक पत्रिका के रूप में सन 1878 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुआ था? पत्रिका के रूप में हुआ था ये, और कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। और बाद में जो है ये दैनिक रूप से कब? 1889 ईस्वी में दैनिक रूप से स्टार्ट हो गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी गलफड़े, ऑप्शन सी श्वास नली, ऑप्शन डी शरीर की सतह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्वास नली के द्वारा कीट जो है श्वसन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आलू यट्टू निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड का लोक नृत्य है क्या? आलू यट्टू, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों नागालैंड के और प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो चांग सांग भी नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। और चांग लो भी नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। और मोन्यू आसो भी नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। और दोस्तों केरल की बात करूं तो केरल में ओणम सबसे ज़्यादा एसएससी ने पूछा है कि ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, ओणम। और दोस्तों विशु अभी हाल ही में पूछा गया है एसएससी के द्वारा 2022 में, ठीक है। और दोस्तों थेयम भी पूछा है एसएससी के द्वारा, ठीक है, अभी पूछा गया 2022 में। और ये जितने भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये एसएससी ने अभी या तो 2022 में या 23 में पूछे हैं, ठीक है। कुडियाट्टम भी कहाँ का है? ये भी केरल का है। और दोस्तों ये तो लोक नृत्य हो गए, और केरल में 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भी है, 2 शास्त्रीय नृत्य भी हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और दूसरा है मोहिनी अट्टम ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये शास्त्रीय नृत्य हैं और ये क्या है? ये लोक नृत्य हैं, ठीक है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? गरबा, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। डांडिया रस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और दोस्तों इनकोलिया और टिप्पणी, ठीक है, ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य लावणी, जैसे सी ना पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, ठीक है। तमाशा, लेझीम, ठीक है। और दोस्तों कोली नृत्य भी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। और पोवदास ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से किसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरी चौरा की घटना, ऑप्शन सी असेंबली बम कांड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और दोस्तों चौरी चौरा कांड जो हो ये 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये घटना हुई थी। और इस घटना में क्या हुआ था, इस घटना में लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए थे। ठीक है। और दोस्तों इस घटना के बाद 22 फरवरी 7 दिन के बाद, ठीक है, 22 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करूं तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट आया था। ठीक है। और उस ही एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। और जनरल डायर ने वहाँ पर जलियांवाला बाग में पहुंचकर, ठीक है, और निहत्ते लोगों पर क्या कर दी, गोलीबारी चलवा दी थी। ठीक है। और दोस्तों असेंबली बम कांड की बात करूं तो असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक कर मारा था। ठीक है। हालांकि उस बम से कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई क्षति नहीं पहुंची थी, लेकिन क्या हुआ था इसके बाद जो हो, और इस असेंबली बम कांड के बाद क्या हुआ था, अब भगत सिंह के द्वारा एक नारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था भगत सिंह ने वो इसी असेंबली बम कांड के बाद दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। और ये हुमायूं की क्या थी, बहन, सिस्टर। ठीक है। और दोस्तों अबुल फजल ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और एक आईने अकबरी की भी ये पुस्तक भी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और दोस्तों उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और दोस्तों ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा में है सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो? ओडिशा में है। और दोस्तों असम की बात करूँ तो असम में एक इम्पोर्टेंट है काजीरंगा को एसएससी ने कई बार पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और इसके साथ में और कौन सा? मनसा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दोस्तों मनसा के साथ में और नामेरी भी कहाँ पर है? ये असम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चंदन निम्न में से किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन। और दोस्तों पंजाब का राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम। ठीक है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का है अशोक। ठीक है। और मध्य प्रदेश का बरगद। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है? ऑप्शन ए वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन बी हारिका द्रोणावल्ली, ऑप्शन सी एस विजयलक्ष्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस विजयलक्ष्मी। ये 2001 में भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। और दोस्तों हाल ही में वैशाली रमेश बाबू कौन बनी है? इन्होंने जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर का क्या जीता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विस्कोस फाइबर निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज से विस्कोस फाइबर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 148, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 163। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 159 भी रैंक पाया है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है। और दोस्तों 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
और दोस्तों 2024 की रिपोर्ट है, ठीक। और 2024 की रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी आई है, 159 आई है। और दोस्तों अगर यहीं पर 2024 में हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान रहा है इस सूची में 152वें नंबर पर, ठीक है। पाकिस्तान की रैंक आई है 152। और श्रीलंका की बात करूँ तो दोस्तों श्रीलंका की आई है 150वीं रैंक, ठीक। और दोस्तों अगर इसमें शीर्ष रैंक की बात करो यानी फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, नॉर्वे। फर्स्ट रैंक पर है नॉर्वे। दोस्तों सेकंड रैंक की बात करूँ तो डेनिश, सेकंड रैंक पर रहा है डेनिश। और सबसे अंतिम रैंक की बात करो यानी 180वीं रैंक की बात करो हम तो इस पर रहा है कौन, इरिट्रिया, इरिट्रिया, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों अगर 2023 की बात करूँ तो 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक थी 161। कितनी थी, 161। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण g के साथ गिरती हैं और एक साथ एक ही समय में वे जमीन पर पहुंचती हैं? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि जो सभी वस्तुएं हैं वो एक समान त्वरण g के साथ गिरती हैं अगर मुक्त रूप से उन्हें छोड़ दिया जाए तो। और दोस्तों वे एक साथ ही जमीन पर पहुँचती हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हम एक पत्थर को और एक कागज को, एक पत्थर को और एक कागज को एक साथ छत से छोड़ें तो पत्थर तो पहले आ जाएगा सर और कागज जो होगा कागज बाद में आएगा। तो अब एक साथ कैसे ज़मीन पर पहुंच रहे हैं? तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि ये जो निष्कर्ष निकला था, ये निष्कर्ष निकला था निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात के लिए ये निष्कर्ष निकला था, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम छत की बात करें, छत से पत्थर और कागज को गिराएंगे जब हम, तो वहाँ पर जो निर्वात नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, वायु। और वायु क्या लगाएगा, प्रतिरोध लगाएगा। अब कागज पर प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा तो कागज इस वजह से थोड़ी देर में पृथ्वी पर आएगा, और पत्थर पर प्रतिरोध कम लगेगा तो पत्थर जमीन पर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल किस देश में खोजा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। और दोस्तों ब्लू होल किसे कहते हैं? जो समुद्र की तलहटी में जो बड़े बड़े होल या फिर खड़ी गुफा पाई जाती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, ब्लू होल कहा जाता है। और दोस्तों ये जो मैक्सिको में ब्लू होल मिला है इसका नाम तामजा रखा गया है। तामजा का मतलब होता है गहरा पानी, तामजा का मतलब होता है गहरा पानी, ठीक है। और दोस्तों ये मैक्सिको में पड़ता है युकाटन, मैक्सिको में पड़ता है युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप पड़ता है। इसी युकाटन प्रायद्वीप के तट पर ये होल मिला है। और दोस्तों ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल है, ठीक है, ब्लू होल है, ठीक है। अब दोस्तों जब ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा होल है तो विश्व का पहला सबसे बड़ा होल कौन सा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे। पहले इसी के बारे में बताते हैं। दोस्तों मैक्सिको में चेतुमल खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको में है चेतुमल खाड़ी। और इसी चेतुमल खाड़ी में ये द्वीप मिला है, ठीक है। और दोस्तों ये ब्लू होल मिला है और इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई कितनी है? तो दोस्तों इसकी गहराई है 900 फीट, 900 फीट की गहराई है इसकी। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 1,47,000 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट, ठीक है। इतना इसका क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक। और दोस्तों अगर हम विश्व के ये तो दूसरा है। और अगर हम पहले ब्लू होल की बात करूँ, विश्व के पहले ब्लू होल की बात करूँ तो ये मिला है दक्षिण चीन सागर में। कहाँ पर? दक्षिण चीन सागर में मिला है, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा था? तो इसका नाम रखा था ड्रैगन होल का नाम रखा गया था। और दोस्तों इसकी गहराई की बात करूँ तो इसकी गहराई थी 980 फीट, ठीक है, 980 फीट इसकी गहराई थी। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक निम्न में से कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब का जो गवर्नर था वो उस टाइम पर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन रहा वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा है। और दोस्तों जो अमीर खुसरो था वो इसी अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दरबारी कवि था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों
गयासुद्दीन तुगलक, इसी ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसी गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक, कब 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में इसी गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी, तुगलक वंश की स्थापना की थी। और अगर हम इसके वास्तविक नाम के बात करो, वास्तविक नाम, तो इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, गाजी मलिक, ठीक है। और दोस्तों तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था और खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। पहला वंश था गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसी ने तुगलकाबाद, इसी ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से हिमालय की कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कामेत, ऑप्शन सी मकालू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कामेत। कामेत चोटी हिमालय की तो है लेकिन नेपाल में नहीं है, तो नेपाल में नहीं है तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है भारत में। कहाँ पर है ये? भारत में। और दोस्तों भारत में उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य, जो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, इसका जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र, तो गढ़वाल क्षेत्र में पड़ती है कामेत चोटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी अहमदाबाद। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रांची, रांची में हुई है राष्ट्रीय महिला लीग हॉकी लीग 2024 की शुरुआत। और रांची जो है ये झारखंड की क्या है? राजधानी है। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला हॉकी के जो कोच हैं, इसके जो कोच हैं वो अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो हरिंदर सिंह को इनका कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। और दोस्तों एक महिला खिलाड़ी हैं दीपिका सोरेंग, ये एक क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है, हॉकी की महिला खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में आंसुता लाकड़ा पुरस्कार, ठीक है, ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ये किसने जीता? ये दीपिका सोरेंग ने जीता। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 61वें, ऑप्शन सी 86वें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान, मतलब जो वोटिंग करते थे वो पहले 21 वर्ष की आयु थी उसकी, लेकिन अब वो घटाकर 61वें संविधान संशोधन के तहत कब कर दी गई? 18 वर्ष की कर दी गई, ठीक है दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन सन 1989 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 ईस्वी में हुआ था। 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 48 का ए जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 48 का ए किससे संबंधित था? तो इसमें आता पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ठीक है। और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है, और इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए में ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था और ये था एक शिक्षा का अधिकार। ये किससे संबंधित? शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किसकी स्मार्ट प्रणाली का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी बार्क। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी DRDO की हाल ही में स्मार्ट प्रणाली का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। और दोस्तों जो स्मार्ट प्रणाली है इसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है। और ये जो परीक्षण किया गया है ये 1 मई 2024 को किया गया है, अभी हाल ही में 1 मई 2024 को। और कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा तट के अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया है, ठीक है। अब्दुल कलाम आइसलैंड से ये परीक्षण किया गया है, ठीक। और दोस्तों ये सुपरसोनिक मिसाइल जो हो, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 1234 किलोमीटर पर आवर, 1234 किलोमीटर 1 घंटे में ये जा सकती है, ठीक है, ये इसकी स्पीड है। और दोस्तों ये कितनी डिस्टेंस तय कर सकती है? दूरी, ये 623 किलोमीटर और प्लस 20 किलोमीटर, यानी कि कुल मिलाकर ये 643 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा 623 और 20 किलोमीटर? क्योंकि 623 किलोमीटर तो ये अपनी सुपरसोनिक स्पीड से भागेगी, ठीक है, और 20 किलोमीटर ये
टॉरपीडो स्पीड से जाएगी, ठीक। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये मिस कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के अंतर्गत काम करती है। और ये सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम से मिसाइल रास्ते में ही अपने दुश्मन के टारगेट को बदल सकती है या फिर इसकी स्पीड को कम या अधिक किया जा सकता है। और दोस्तों ये जो मिसाइल बनाई गई है ये खासकर भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई है, जिससे भारतीय नौसेना दूर से ही समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बी को समुद्र में ही दफन कर सके, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है स्मार्ट, ठीक है, वैसे ही इसका काम भी है स्मार्ट। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही एसएससी की प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।